रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसी एक शहर में आरोही नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जो बेहद ही खूबसूरत थी। ऊपर वाले ने उसे शक्ल तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन अकल देना तो भूल ही गया था। वक्त गुजर रहा है। एक दिन उसके घर पर पीयूष नाम के लड़के का रिश्ता आता है और अपनी माँ के कहे अनुसार वो शीशे के सामने रेडी हो रही खुद से बोलती है, हाँ चल आरोही, हो गई तू रेडी, अब नीचे चल। इस तरह आरोही नीचे जाती है, जहाँ पीयूष का पूरा परिवार बैठा होता है। वो उन्हें अपने हाथ से चाय परोसती है। चाय पीने के बाद दोनों परिवार खुशी से रिश्ता तय करते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद पीयूष और आरोही की शादी हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी ससुराल में आ जाती है, जहाँ उसकी सास सुजाता बोलती है, आरोही बहू देख, ये जो कलश तेरे पैरों के सामने रखा है ना, इसे अपने शुभ कदमों से घर में बिखेर दे। ठीक है सासू माँ। जिसके बाद वो कलश को तेजी से पैर मारती है और उसके बाद कलश घर के अंदर कुछ दूरी पे जाके गिरता है। ये देखकर सुजाता बोलती है, अरे वाह, बहुत खूब मेरी प्यारी बहू, क्या शॉट मारा है। फुटबॉल की शौकीन है क्या, या फिर तुझे ऐसा लग रहा है कि तू फुटबॉल के ग्राउंड में है? नहीं तो माँ जी, लेकिन आप अभी ये क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि अभी तूने कलश को इतने जोर से पैर मारने की जो तकल्लुफ की है ना, उससे मेरा घर ही नहीं बल्कि इस घर की छत में भी कलश के चावल ऐसे जाकर उछले हैं जैसे कि फुटबॉल उछलती है। ओह थैंक यू माँ जी। हे भगवान, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रही, समझी? अरे मूर्ख, अपने शरीर में लगे दोनों कानों को खोलकर अच्छे से सुन। इस आलते की थाली में पैर रखकर जल्दी से इस घर में अपने पैरों की छाप छोड़ दे। जी माँ जी, इस बार मैं अच्छे से करूँगी, पक्का। इतना बोलकर आरोही हड़बड़ी में बात को बिना समझे आलते की थाली से अपने पैरों की छाप पूरे घर में लगाती है। ये देखकर सुजाता एक बार फिर बोलती है, अरे अब क्या कर रही है तू? हाय राम। माँ जी, अभी आपने ही तो कहा था ना कि पूरे घर में निशान, मेरा मतलब अपने पैरों की छाप छोड़ने हैं। अरे बैल बुद्धि, तुझे सीधे सीधे निशान छोड़ने थे, ये गोल गोल चक्कर क्यों लगा रही है? क्योंकि माँ जी, अभी आपने ही तो कहा था ऐसा करने को। हे ऊपर वाले, लगता है मेरी इस बहू की खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है, सब कुछ उल्टा ही कर रही है। खैर छोड़, अब तू अंदर आ जा। इतना बोलकर वो अपने बेटे और बहू का स्वागत करती है और जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति उसे रोमांटिक अंदाज में देखकर बोलता है, तुम्हें पता है आरोही, जब से तुम्हें देखा है ना, इस दिल में तुम्हें पाने की आग लगी थी, जो आज तुम्हारे प्यार की बारिश से बुझेगी। अपने पति की उल्टी सीधी बातें जैसे आरोही के सर के ऊपर से होते हुए जा रही थी। ये सुनकर वो बोलती है, क्या कहा आपने? आपके दिल में आग लगी है? एक मिनट रुको, मैं पानी डालती हूँ, बुझ जाएगी। पीयूष, हम कल डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका चेकअप कराएंगे। और क्या कहा आपने? प्यार की बारिश? ये कहाँ होती है? वैसे मैंने तो आज तक सिर्फ सावन की बारिश के बारे में सुना है और देखा भी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर पीयूष को लगता है कि आरोही उससे मजाक कर रही है और वो बोलता है, क्या डार्लिंग, तुम मेरी टांग खींच रही हो ना, मुझे पता है। कोई नहीं। नहीं तो पीयूष, मैं भला आपकी टांग क्यों खींचूंगी? और जरा गौर से देखिए, आपकी टांग, मेरा मतलब कि पैर तो आपके पास ही हैं। आरोही की बातें सुनने के बाद पीयूष मन में बोलता है, ओ भाई, मारो मुझे मारो। क्या ऊपर वाले, एक ऐसा बेतुका मजाक किया है आपने मेरे साथ। किस तरह की वाइफ मिली है मुझे, जो अपनी सुहाग रात में जरा भी रोमांटिक नहीं, और तो और मेरे रोमांस के कीड़े का इसने बुरी तरह से कत्ल कर दिया। हाय रे मेरी मोटी किस्मत, इसे तो रोमांस का आर भी नहीं पता। पीयूष अपने मन में ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आरोही उसे बोलती है, अरे क्या हुआ पीयूष, कहाँ खो गए तुम? सोना नहीं है क्या? हे भगवान, अपनी सुहाग रात में भी इसे सोने की जल्दी है। अब ज्यादा मत सोच पीयूष, शुरू हो जा। हाँ अभी सोएंगे। एक काम करो, ये लाइट्स ऑफ कर दो, मैं ना आज तुम्हें एक लेसन पढ़ाने वाला हूँ। क्या? पर इतनी रात को पढ़ाई क्यों? और आपको पता है ना, मैं 12वीं पास हूँ। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें फर्स्ट ईयर की क्लास दूंगा, फुल नाइट, ओके? इतना बोलकर पीयूष लाइट्स ऑफ कर देता है और अपनी बेअकल वाइफ के साथ शादी की पहली रात प्यार के चैप्टर पढ़ता है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है, जिसके बाद सुबह हो जाती है
और कामिनी उसका डोर नॉक करते हुए बोलती है। आरोही, आरोही जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाओ, माँ जी बुला रही हैं। इस तरह अपनी जेठानी कामिनी के कहने पर वो जल्दी से नहा धोकर किचन में आती है, जहाँ सुजाता बोलती है। उठ गई मेरी बैल बुद्धि बहू। देख बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो जो कुछ भी तुझे कामिनी यानी कि तेरी जेठानी कहे तो वही बना लेना। जी बिल्कुल माँ जी। इतना बोलकर सुजाता वहाँ से चली जाती है और कामिनी बोलती है। आरोही, आज तू छोले चावल बना ले और मीठे में खीर बना ले, मैं तेरी थोड़ी मदद कर देती हूँ। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन में एक साथ काम करने लगती है और जिसके थोड़ी ही देर बाद आरोही बनाया हुआ खाना लेकर अपनी सास को टेबल पर परोसती है और खाना खाने के बाद वो तारीफ करते हुए बोलती है। अरे वाह, ये खाना खाकर तो लग ही नहीं रहा कि ये मेरी बैल बुद्धि बहू ने बनाया है। अच्छा बना है। जी थैंक यू माँ जी, जेठानी जी ने ही सिखाया था। अपनी सास के मुंह से अपनी देवरानी की तारीफ सुनकर कामिनी को जलन होने लगती है और वक्त बीतता है। अगले ही दिन दोनों फिर से खाना बना रहे होते हैं और ऐसे ही सारा काम खत्म हो जाता है और जिसके बाद आरोही अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और तभी अचानक सुजाता के चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन आरोही को आवाज नहीं आती। ये देखकर कामिनी उसके कमरे में आकर बोलती है। क्यों रे मूर्ख औरत, कब से सासू माँ तुझे गला फाड़कर आवाज लगा रही हैं? तुझे आवाज नहीं आ रही क्या उनकी बिल्कुल भी? बैठी बैठी पलंग तोड़ रही है। अपनी जेठानी कामिनी की बात सुनकर आरोही बेड पर से उतरकर चारों तरफ बेड को देखने लगती है, जिसे देखकर कामिनी बोलती है। क्यों री, ये आंखें फाड़ फाड़ के बेड में ऐसा क्या ढूंढ रही है? जेठानी जी, अभी आपने ही तो मुझे कहा था ना कि मैं बैठे बैठे पलंग तोड़ रही थी, वही देख रही थी कहाँ से टूटा है। हे ऊपर वाले, ये कैसी मूर्ख देवरानी दी है तूने। मैंने तो सोचा था कि देवर जी की शादी के बाद देवरानी आएगी और मैं आराम करूंगी। तेरा भेजा पूरी तरह खाली है क्या? अपनी जेठानी की बात सुनकर और बेड में कहीं से भी टूटा ना देखकर आरोही को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेठानी को एक जोरदार चांटा लगाकर बोलती है। क्यों जेठानी जी, आपने झूठ बोला मुझे, मेरा बेड तो कहीं से भी नहीं टूटा। फिर आप क्यों मुझे बोल रही थी कि मैं बैठकर पलंग तोड़ रही हूँ? इस तरह दोनों की बहस की आवाज सुनकर सुजाता वहाँ आती है और बोलती है। अरे कैसा हल्ला मचा रखा है यहाँ? माँ, जिस मूर्ख औरत ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे ये बोला कि ये बैठी बैठी पलंग तोड़ रही है। माँ जी, क्या ये छोटी बात है? आप ही बताइए। आज ये कह रही थी मैंने पलंग तोड़ा और इनके कहने पर जब मैंने बेड के चारों तरफ देखा तो कहीं से कुछ भी नहीं टूटा था। आप ही बताइए, झूठ बोलना क्या अच्छी बात है? मेरी माँ कहती है हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वारे मेरी सत्यवान बहू, आज अपनी जेठानी को चाटा मारकर तूने बहुत ही नेक काम किया है। तेरी माँ के ऊंचे संस्कार तो मैं बहुत अच्छे से देख रही हूँ। कैसी मूर्ख बहू आई है मेरे घर में। माँ जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने इसे बनाते वक्त इसके सर में भेजा डालना ही भूल गए। अरे बहू, मुझे तो इसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि भेजा शब्द इसके पल्ले कभी पड़ा ही नहीं होगा और कहीं ये मूर्ख चंद हम दोनों का दिमाग भी भेजा फ्राई न बना डाले। इसलिए अब तो इस सरफरी के मुंह मत लगियो। नहीं नहीं माँ जी, इस मूर्ख देवरानी के एक चाटा खाकर ऐसा लग रहा था कि भूकंप आ गया है। अब मैं इसके मुंह नहीं लगूंगी। इतना बोलकर दोनों सास बहुएं वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। आरोही घर के काम धंधे अपनी जेठानी से भली भांति सीख जाती है, जिसे देखकर एक दिन उसकी सास बोलती है। कामिनी बहू, अब आरोही बहू को देखकर तुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें धीरे धीरे अक्कल आ गई है और अब तो वो खाना भी अच्छा बनाने लगी है। हाँ माँ जी, और ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरी मूर्ख देवरानी अब समझदार हो रही है। चलिए माँ जी, अब हम टीवी देखते हैं। कामिनी ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ आरोही आती है और उसे देखकर कामिनी बोलती है। आरोही, सुनना जरा, वो टीवी खोल दियो प्लीज। अपनी जेठानी की बात सुनकर आरोही बोलती है। ये जेठानी जी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये टीवी खोलने को कह रही है, कहीं टीवी खराब तो नहीं हो गया? इतना बोलकर कमअकल आरोही टीवी के पास जाकर उसे दोनों हाथों में पकड़कर दीवार से खोलने की कोशिश करती है
और ये देखकर कामिनी बोलती है। अरे मेरी प्यारी देवरानी, अब ये क्या कर रही है? टीवी खोलने में कितना वक्त लगेगा? अरे वही तो कर रही हूँ, अब ये दीवार से खुले तब तो। अरे दीवार से क्यों खोलना है, चला दे बस। लेकिन सासू माँ, अभी जेठानी जी ने तो खोलने को कहा था। इस तरह एक बार फिर मूर्ख देवरानी की बात सुन के कामिनी अपनी सास से बोलती है। देखा सासू माँ, आरोही में कोई बदलाव नहीं आया, अभी वो टीवी तोड़ देती। शुक्र है कि हम यहीं थे, वरना आज तो भारी नुकसान हो जाता। हाँ बहू, तू सही कह रही है, ये मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहेगी, इसलिए अब हमें कोई भी बात शुद्ध हिंदी में इसे अच्छे से समझाकर बोलनी पड़ेगी, वरना इसकी ऐसी मूर्ख हरकतें हमें रास्ते पर लाकर रख देगी। हाँ सासू माँ, और अब हम कर भी क्या सकते हैं, आखिरकार अब है तो हमारे घर की इज्जत ही। आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं इस मूर्ख देवरानी को तेज बना दूंगी। देखा, इस तरह कामिनी और सुजाता आरोही की मूर्खता को लगातार झेलते हैं और वक्त बीतने के साथ साथ कामिनी प्यार और अपनी मीठी भाषा और बातों से आरोही की मोटी अकल को थोड़ा थोड़ा बदल देती है। और दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। सुधा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, बस उसमें एक ही कमी थी कि उसके होठ काले थे, जिसके चलते सब उसका खूब मजाक बनाते। उसकी माँ हिना और पिता तिवारी अपनी बेटी की शादी का रिश्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे ही एक दिन सुधा के लिए मोहन नाम के लड़के का रिश्ता आता है। इस बार उसकी माँ अपनी बेटी के होठों पर लाल लिपस्टिक लगा देती है। तभी मोहन की माँ कल्याणी कहती है, अरे हिना जी, कुंडली दीजिए अपनी बिटिया की। ये लीजिए कुंडली, बहुत ही गुणी है मेरी बेटी। वो भी पता चल जाएगा। अरे पंडित जी, देखिए तो जरा कितने गुण मिल रहे हैं। अरे पंडित जी, सुनिए ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अरे बहन, जल्दी किस बात की है? पता नहीं ये लिपस्टिक कब तक टिक पाएगी मेरी बेटी के होठों पर। जी सुनिए, शादी अगले महीने ही करवानी होगी, क्योंकि सुनिए, इसके बाद कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। दिन बीतते जाते हैं। मोहन और सुधा की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुधा हर रोज लिपस्टिक खूब गाढ़ी लगा सबकी नजरों से अपने काले होठों को बचा लेती। साथ ही वो घर का सारा काम और जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास कल्याणी अपनी बहू से बहुत खुश थी, पर मोहन अपनी पत्नी से उखड़ा उखड़ा रहा करता था, क्योंकि सुधा हमेशा ही अपने पति के पास जाने में बहुत घबराती थी। तुम मुझे एक बात बता दो, तुमने मुझसे ये शादी जबरदस्ती की है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आती हो? आती हो तो अंधेरा कर देती हो कमरे में। जी वो हाँ वो क्या? सीधा बोलो ना, क्या बात है? जी वो दरअसल बात ये है ना कि मेरे होठ काले हैं। क्या मजाक कर लेती हो तुम भी ना यार। मैं सच कह रही हूँ मोहन जी, रुकिए, आपको यकीन नहीं होता ना? सुधा टिश्यू पेपर से अपने होठों पर लगी लिपस्टिक को हटा देती है, जिसे देखकर मोहन हैरान हो जाता है। ये लीजिए, देख लीजिए मेरी सच्चाई। इसलिए मैं कमरे की लाइट बंद कर दिया करती थी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे ये सच छुपाया, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुम मुझसे माफी मत मांगो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से। कमरे के बाहर खड़ी कल्याणी ये सब देख लेती है और गुस्से से तिलमिलाती हुई कमरे में आती है और सुधा को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और उसका हाथ पकड़कर खींच उसे कमरे से बाहर ले जाती है। मोहन अपनी माँ को रोकते हुए बोलता है, माँ ये आप क्या कर रही हैं? आए, इसके होठ है या जला हुआ कोयला? कितना बड़ा धोखा दिया है इसने। माँ ये क्या बोले जा रही हो आप? सुधा मेरी बीवी है और इस घर की बहू भी। आप इसे ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। अरे इस घर में ये नहीं रहेगी। हाँ नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए कि मेरे घर वालों ने आपसे ये सच्चाई छुपाई। उन्होंने बस ये इसीलिए किया
ताकि उनकी बेटी का घर बस जाए। अरे ओ कोयला खदान जैसे होठों वाली लड़की, अपनी बकवास बंद कर और दफा हो जा मेरे घर से। तेरा असली चेहरा देखने के बाद तो मैं तुझे एक पल न रखूं अपने घर में। आ देखो माँ, मेरी बीवी को इस घर में नहीं रख सकते तो मैं भी ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुत्र मोह के चलते कल्याणी अपने बहू को घर से नहीं निकालती और गुस्से से तनतनाती हुई वहाँ से चली जाती है। अब कल्याणी बात बात पर अपनी बहू को ताने देने और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। कल्याणी अपनी बहू को घर से बाहर निकालने की तरह तरह की तरकीबें सोचने लगती है। एक शाम मोहन 5 लाख रुपए लेकर घर आता है। सुधा, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ? जी हाँ जी, कहिए। ये लो 5 लाख रुपए और संभाल के रख देना, मेरे कंपनी के पैसे हैं ये। जी आप ये पैसे माँ जी को दे दीजिए ना, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे संभाल पाऊंगी? नहीं नहीं, जब तू पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल सकती है तो इसे क्यों नहीं रख रही? माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ये लो, अब इसे संभाल कर रख दो। अच्छा ठीक है, जैसा आप दोनों ठीक समझे। मैं इन पैसों को तिजोरी में रख देती हूँ। सुधा पैसों को संभाल कर घर की तिजोरी में रख देती है। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तब कल्याणी चुपके से पैसे तिजोरी से निकाल लेती है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। वो अपने कमरे से कुछ सोने के गहने निकालकर सुधा की अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन को उन पैसों की जरूरत पड़ जाती है। सुधा, वो 5 लाख रुपए दिए थे तुम्हें रखने के लिए, जरा उसे ले आओ। जी हाँ जी, अभी लाती हूँ। जैसे ही सुधा तिजोरी से पैसे निकालने लगती है तो देखती है कि वहाँ से सारा पैसा गायब है। ये सब देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है। तभी मोहन और कल्याणी भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ सुधा यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ, दे दो ना पैसे। जी वो पैसे यहाँ नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने वो पैसे यही रखे थे। हाय हाय हाय, बाकी तो सब चीजें हैं, बस पैसे ही गायब है यहाँ से मोहन बेटा। सुधा, मैंने इतना भरोसा करके तुम्हें ये जिम्मेदारी दी थी। अरे बेटा, मैंने इसे कुछ गहने लेते देखा था, तू चल मेरे साथ। सुधा, मोहन और कल्याणी तीनों सुधा के कमरे में जाते हैं, जहां उसकी अलमारी में रखे नकली सोने के गहने मिल जाते हैं। तभी कल्याणी बोलती है, देख बेटा, ये काले होठों वाली तेरे पैसों पे डंकनी बनकर बैठी थी और गहने बनवा रही थी, कल मुंही कहीं की। नहीं नहीं मोहन जी, मैं नहीं जानती ये गहने यहाँ कैसे आए। बस सुधा, मेरे यकीन का ये सिला दिया तुमने। तुम जानती भी हो वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। ओहो, देख लिया बेटा, तुझे तो अपनी माँ से ज्यादा इस काले होठ वाली पर था भरोसा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोहन जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। मोहन बिना सुधा की बात सुने उसे घर से निकाल देता है और वक्त पर कंपनी के पैसे ना लौटा पाने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। बहुत जगह घूमने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता, जिसके चलते वो डिप्रेशन में रहने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे अपनी बीवी सुधा की याद आने लगती है। ऐसा होता देखकर कल्याणी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बेटा, मैंने तेरे और सुधा के साथ बहुत गलत किया। सुधा ने वो पैसे चोरी नहीं किए थे, बल्कि मैंने चुराए थे, ताकि उसे तेरी नजरों में गिरा सकूं। और बेटा, ये गहने नकली हैं, मुझे माफ कर दो, बहुत भूल हो गई मुझसे। तभी वहाँ सुधा आ जाती है। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये बीमार है, ये बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं बिना आपकी परमिशन के इस घर में वापस चली आई। अरे सुधा, तुम माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो भी किया धरा था वो मेरी माँ ने किया था।
हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे। मैंने हमेशा तेरे काले होठों को देखा, तेरे गुण ना देखे। हाँ नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए, गलती मेरी भी थी जो मैंने आपसे सच छुपाया। इस तरह सुधा अपने ससुराल वापस लौट आती है और दिन रात अपने पति और सास की सेवा करती है। उसकी सास को अब अपनी बहू के काले होठों से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि किसी इंसान की खामियां उसके संस्कारों और गुणों को नहीं छुपा सकती। फिर सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी काले होठ वाली बहू, जो अपने गुणों और संस्कारों से पूरे परिवार का दिल जीत लेती है? क्या आपके आसपास भी कोई अनोखी बहू है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके बताओ ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।